हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के मार्क टेस्ट नंबर 10 को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? मार्क टेस्ट नंबर 10 को पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने मार्क टेस्ट नंबर 9 को पढ़ लिया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप लोग देख लीजिए। और कुछ लोग जो है कंफ्यूज होंगे कि मार्क टेस्ट नंबर 9 हो गया और 8 तक कहाँ गया, 1 से लेकर के आपका 8 तक कहाँ गया। तो 1 से लेकर 8 तक का वीडियो में उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसका थंबनेल थोड़ा लिखा है उसमें कि 100 प्रश्नों का महामैराथन। तो आप उसको देख लीजिए, 1 से लेकर 8 तक वीडियो होगा टोटल, और उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है उसको भी आप लोग देख लेंगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम जो है मार्क टेस्ट नंबर 10 को करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेशन किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए, एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, ग्रुप डी का होने वाला है, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले पार्ट में। ठीक है, हमारा 9 नंबर मार्क टेस्ट जो किए थे उसमें हम पढ़ लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, जादू गुड़ा का संबंध। यहाँ गुड़ा गुड़ा नहीं दोस्तों, गुड़ा है। जादू गुड़ा का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन देखिए लोहा खनन से, दूसरा ऑप्शन अभ्रक खनन से, तीसरा ऑप्शन यूरेनियम खनन से, और चौथा ऑप्शन आपका तांबा खनन से। तो जादू गुड़ा का संबंध किससे है अगर हम देखा जाए तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यूरेनियम खनन से। किसके? यूरेनियम खनन से हमारा किसका संबंध है? जादू गुड़ा का संबंध। अब देखिए, जादू गुड़ा ये कहाँ पर है? जादू गुड़ा हमारा है झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड के टाटा नगर के पास में एक जगह है जिसका नाम है जादूगुड़ा। ठीक है, और देखिए झारखंड में एक जगह से और हमारा निकाला जाता है यूरेनियम, जिसका नाम है आपका सिंहभूमि। क्या नाम दोस्तों? सिंहभूमि। तो झारखंड में दो जगह से, कहाँ से? एक जादूगुड़ा से और सिंहभूमि, दो जगह से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो 2000 जुलाई, कब? जुलाई 2009 में, जुलाई 2009 में कर्नाटक के, कर्नाटक जानते हैं? कर्नाटक के गोगी, कहाँ पे दोस्तों? गोगी में हमारा यूरेनियम के अयस्क मिले थे। कहाँ पर? 2 जुलाई 2009 में कर्नाटक के गोगी स्थान पर क्या मिला था? यूरेनियम के अयस्क खोजे गए थे। ठीक है, और देखिए इसके बाद 2011 में, कब दोस्तों? 2011 में कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली। कहाँ पर दोस्तों? तुमलापल्ली में हमारा यूरेनियम खोजा गया था। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, कहाँ? झारखंड में दो जगह है, जादूगुड़ा सिंहभूमि, याद कर लीजिए, और आंध्र प्रदेश में एक जगह है तुमलापल्ली, और एक जगह हमारा है कर्नाटक में जिसको कहते हैं गोगी। इन चारों जगहों पर हमारा क्या प्राप्त किया जाता है? यहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए, अगर लोहा के बारे में देखा जाए, लोहा कहाँ कहाँ से ज़्यादा मात्रा मिलता है, तो लोहा हमारा होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह हमारा है कुद्रेमुख। क्या दोस्तों? कुद्रेमुख से प्राप्त होता है, कुद्रेमुख से प्राप्त किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या? लोहा। और इसके बाद हमारा लोहा मिलता है उड़ीसा से। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से, गोवा से, इन सभी जगह से हमारा लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? कर्नाटक से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से। तो लोहे के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब अगर देखें तो आभरक कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो आभरक के लिए सबसे ज़्यादा आभरक हमको मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आप लोग इसको समझिएगा, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था आपसे। आभरक आंध्र प्रदेश में मिलता है, और इसके बाद राजस्थान में मिलता है,
राजस्थान में और बिहार में, 4 राज्यों में बहुत ज़्यादा मिलता है, बिहार में और झारखंड। सीधा सीधा पूछ लेता है निम्न में से किस राज्य में अभ्रक पाया जाता है, तो आपको दे देगा 3 राज्य अलग दे देगा, एक राज्य इनमें से दे देगा। तो आप लोग समझिएगा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये बात और आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि पूरे विश्व में भारत में अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और भारत में क्या होता है, इसका 90% क्या होता है, निर्यात किया जाता है, 10% ही यूज किया जाता है भारत में। क्लियर हो गया। यूरेनियम तो हो गया। अब देखिए तांबा जो है मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, खेतड़ी एक जगह है, आप लोग जानते होंगे, खेतड़ी इस पे जगह है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है। क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जितने हम बता रहे हैं राजस्थान का खेतड़ी ये पूछा गया है, लोहा कहाँ से आया है ये सभी पूछा गया है। इसको आप लोग ऐसे मत समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब पूरा नोट करते रहिए, पूरा नोट कर लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जो हम बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे हमारा 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। अब भी हम बताएं, इसके जस्ट पहले बताए हैं भारत में कहाँ कहाँ पर अभ्रक बताइए आप लोग। भारत में है अभ्रक आपका आंध्र प्रदेश में, अभी बताए हैं आपसे आंध्र प्रदेश, उसके बाद बताए राजस्थान, उसके बाद बताए बिहार, उसके बाद हमारा झारखंड। तो इतने जगह पर अभ्रक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ है, भारत में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में। अब देखिए विश्व में भारत का पहला स्थान है अभ्रक का। तो पहले स्थान पर अगर उत्पादन पर भारत है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा देश है अभ्रक में। दूसरे स्थान पर हमारा ब्राज़ील है, पहले स्थान पर इंडिया, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और तीसरे स्थान पर हमारा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 4 देश हमारे जो है, 3 देश दोस्तों, सबसे ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर कौन है, दूसरे नंबर कौन है, तीसरे नंबर कौन है। ठीक। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए क्या पाया जाता है, तो आयरन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, अगर 54 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे संबंधित है। अब रानीगंज का संबंध क्या है भैया, रानीगंज में क्या मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कोयला से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से, कॉपर से। ठीक है, तो अब रानीगंज का संबंध किससे है तो आपको बताना है। तो रानीगंज का संबंध हो जाएगा आपका कोयला से। किससे दोस्तों, कोयला से। ठीक है, तो रानीगंज का संबंध आपका हो जाएगा कोयला से। तो अब कोयले के बारे में आप लोग कंफ्यूज होंगे, कोयला के बारे में जो सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त किया था आप लोग जानते हैं, झरिया से। झरिया जगह है हमारा झारखंड में। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ कहाँ से आता है, इसका एक वो देखा जाए अगर क्रम, तो सबसे ज़्यादा कोयला हमारा होता है झारखंड में। ठीक है, इसके बाद हमारा उत्पादन में स्थान है उड़ीसा का। इसके बाद हमारा उत्पादन में स्थान है छत्तीसगढ़ का। इसके बाद है हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल है। और इसके बाद हमारा है एमपी। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला कहाँ होता है दोस्तों, झारखंड में। उसके बाद उड़ीसा में होता है, इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ में होता है, इसके बाद वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल, इसके बाद मध्य प्रदेश में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3-3 का पेड़ बना के याद कर लीजिए, पहले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। याद होगा ना आपको, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 3 एक साथ याद कर लिए। इसके बाद 2 एक साथ, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आपको याद हो गया होगा कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है और रानीगंज का संबंध कहाँ से है। तो लौह अयस्क के बारे में हम बता चुके हैं आपको, लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आप लोग इसके बारे में इस पहले वाले में क्वेश्चन में देख लिए थे, कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। अब देखिए मैग्नीज कहाँ पर होता है, मैग्नीज कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो मैग्नीज हमारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश से और आपके कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, गुजरात से, राजस्थान से। यहाँ से मैग्नीज प्राप्त किया था। और यहीं जगह से हमारा कॉपर भी मिलता है दोस्तों, राजस्थान से, गुजरात से और झारखंड से, इन्हीं जगहों पर हमारा क्या कॉपर भी प्राप्त किया जाता है। तो दोनों हमारा यहीं सेम जगह से मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे।
अब देखिए आगे देखिए तो हमारा 55 नंबर सवाल क्या है। 55 नंबर सवाल है, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश से को करता है? बताओ भैया किस देश से करता है? जापान, भूटान, इंडोनेशिया, रूस। तो जो लौह अयस्क भारत में निर्माण होता है सबसे ज़्यादा, वो अपना निर्यात जो करता मतलब बेचता है किसको? जापान को। जापान को ही नहीं बेचता दोस्तों, कई देशों को बेचता है, लेकिन जो हमारा है इसमें दिया है भूटान को नहीं बेचता है, इंडोनेशिया और रूस, इन तीनों को नहीं बेचता है। तो हमारा ऑप्शन है जापान, तो जापान को बेचता है। देखिए किस किस राज्य किस किस देश को बेचता है। देखिए जर्मनी को बेचता है, जर्मनी में करता है निर्यात, बेल्जियम में करता है, पोलैंड में करता है, हंगरी में करता है, चेकोस्लोवाकिया में करता है, इटली में करता है, श्रीलंका में करता है, म्यांमार में करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों हवा हवाई नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हवा हवाई मत लीजिएगा कैसे पूछ लिया गया कहाँ, ये क्वेश्चन आप लोग की किताब से मिला सकते हैं, एसएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए 56 नंबर प्रश्न, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, तांबा से या जूट पटसन से? तो अब देखिए मुंबई हाई, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए हमारा ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर है मुंबई। इस मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अंदर एक अरब सागर में एक प्रायद्वीपीय पठार टाइप का है, प्रायद्वीप टाइप का है। यहाँ से 176 किलोमीटर दूर, इसी को कहते हैं मुंबई हाई। और यहाँ से प्राप्त किया जाता है हमारा पेट्रोलियम, और इस पेट्रोलियम को प्राप्त करके यहाँ पर आता है, पेट्रोलियम प्राप्त करके, और यहाँ पर आता है एक कंपनी है जिसका नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल तेल शोधक कंपनी, मतलब जो तेल को शुद्ध करती है, तो उसमें आकर के इसका रिफाइनरी किया जाता है, तेल का शोधन किया जाता है। समझ में आया? तो अब देखिए ये तो समझ आ गया मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। इस्पात के बारे में तो बताना नहीं पड़ेगा, इस्पात कहाँ, लोहा कहाँ कहाँ से। इस्पात के लिए अगर देखा जाए तो भिलाईपुर, कई हमारे जो बड़े बड़े प्लांट हैं जो इस्पात के लिए हैं। अब देखिए पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा हम और जानकारी रखते हैं। तो ये तो पता चल गया। और देखिए ये कब बना था, ये कब मतलब मालूम किया गया था? 1976 से, ये जो है ये 1976 में से ये हमारा ऐसा हो रहा है। 1976 से इसका पता लगाया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका पता हमारा कब से लगाया गया? 1976 से लगाया गया। ठीक। और अगर देखा जाए तो और कौन कौन से पेट्रोलियम के हमारे जो है केंद्र हैं, कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है? तो आसम में जो ब्रह्मपुत्र जोन है वहाँ से सबसे, वहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, असम में। एक आपसे पूछा जाता है कि भारत देश की पहली परिष्करणशाला, इसको बोलते हैं रिफाइनरी, कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 2014 में। तो भारत की सबसे पहली जो तेल शोधन जो हमारी होती है कंपनी, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो असम में स्थापित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, असम में स्थापित किया गया था। और असम के किस जगह पर किया गया था? इसका नाम है असम के डिगबोई में। कहाँ पर दोस्तों? डिगबोई में किया गया था। ठीक है, असम के डिगबोई में दोस्तों किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? 1901 में किया गया था। दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछता है कि असम के डिगबोई में भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी जो हमारा लगाया गया था, कहाँ पर? असम के डिगबोई में 1901 में। अब देखिए एक क्वेश्चन और अगर पूछ लेता असम में से, अगर आया जाए देखा जाए तो पूछता है असम में कितने तेल रिफाइनरी हैं? तो असम में हमारे 4 तेल रिफाइनरी हैं, मतलब 4 जगह पर तेल को रिफाइन किया जाता है। कौन कौन से? पहला डिगबोई आपको बताएं हम, पहला डिगबोई हो गया। ठीक है, ये 1901 में बना था। इसके बाद देखिए एक गुवाहाटी है, गुवाहाटी में बना था हमारा गुवाहाटी रिफाइनरी। इसमें ये हमारा बना था 1962 में। एक हमारा है एक है बांगर सीमेंट नहीं दोस्तों, बांगई। तो बांगई हमारा बना था 1974 में। और एक है नुमालीगढ़ बना था 1993 में। तो 4 हैं,
बस ये कब बना था आप लोग मत याद रखिए, आप सीरियल से याद कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा। देखिए डिगबोई गुवाहाटी, एक साथ याद करिए दोनों, डिगबोई और गुवाहाटी एक साथ याद कर लिए, दो याद हो गया। डिगबोई गुवाहाटी एक साथ याद कर लीजिए। और इसके बाद हमारा बांगई और नुमालीगढ़ एक साथ, तो डिगबोई गुवाहाटी, बांगई, नुमालीगढ़, उम्मीद है याद हो गया होगा। तो ये इतना याद हो गया। अब देखिए अगर और देखा जाए थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में अगर देखा जाए कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है, जो मतलब सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना वो कहाँ पर है, तो वो हमारा है बड़ोदरा गुजरात में। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, बड़ोदरा गुजरात में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। इसके बाद हमारा है BPCL मुंबई में, BPCL, ठीक है। तो आई और बी दोनों एक साथ याद रख लीजिए, IB, ठीक है। इसके बाद हमारा है HPCL विशाखापट्टनम में। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारा हो जाएगा कहाँ पर, मथुरा में। तो IOC पहला हमारा बड़ोदरा में, लास्ट का IOC मथुरा में। दो तो याद हो गए, पहला और चौथा। हमको BPCL, तो B और H आप लोग याद कर लेंगे, B से BPCL, H से HP, या BP और HP आप लोग देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। यहाँ से दो तो IOC आपको शुरू में एक है, IOC शुरू में है और IOC लास्ट में है। और देखिए दोनों कैसे याद करेंगे, देखिए ये BPCL है और ये हमारा HPCL है। तो ठीक है, BP HP आप लोग याद कर लीजिए। BP से क्या हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम, HP से हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, याद हो जाएगा ना। अब कहाँ है ये, BPCL मुंबई में, HPCL हमारा कहाँ है, विशाखापट्टनम में। तो याद हो गया यहाँ तक। चलिए तांबा, तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तांबा राजस्थान के खितड़ी से। जूट, जूट देखिए जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है अगर देखा जाए अपने भारत में, तो जूट वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और अगर देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में जूट का उत्पादन कौन देश करता है, तो हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। अब देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था किसके माध्यम से, UK, USA, रूस, जर्मनी। तो किया गया था रूस के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए रूस के माध्यम से किया गया था, ठीक है। और ये जो है ये छोटा नागपुर पठार आप लोग जानते हैं, छोटा नागपुर पठार, वहाँ से जो ओर को प्राप्त किया, वहाँ से लौह के अयस्क को जो प्राप्त किया जाता है उसको, उसका जो है शोधन और इस्पात का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, भिलाई इस्पात संयंत्र में किया जाता है। अगर दोस्तों इसके बारे में देखा जाए कहाँ कहाँ से और जो प्राप्त किया, और मतलब जानते हैं ना कहाँ कहाँ से अयस्क यहाँ पर आता है, कच्चा लोहा आता है जिसको आते हैं। तो कच्चा लोहा आपका आता है बोकारो से, भिलाई इस्पात में कहाँ से आता है, बोकारो से आता है, करगली से आता है, झरिया से आता है, कोरबा से आता है यहाँ सबसे, यहाँ पर क्या आता है, कच्चा लोहा आता है। और यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है, इस्पात संयंत्र का निर्माण। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 58 नंबर प्रश्न। देखिए आंध्र प्रदेश के में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा कॉपर के लिए, जस्ता जिंक के लिए दोस्तों, अभ्रक माइका के लिए, और आगे देखा जाए तो स्वर्ण गोल्ड के लिए। तो अब देखिए आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला हमारा है प्रसिद्ध जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब स्वर्ण के लिए, ठीक है, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए स्वर्ण के लिए और जगह कहाँ कौन कौन सा प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण के लिए अगर देखा जाएगा तो कर्नाटक में कोलार, आप लोग जानते हैं कर्नाटक में कोलार और हट्टी, कर्नाटक का कोलार और हट्टी, ये दो जगह बहुत ज़्यादा जो है फेमस है सोने के लिए दोस्तों। क्या दोस्तों, हट्टी और कोलार। तो क्लियर हो गया आपका। तो कर्नाटक का हट्टी और कोलार में कहा क्या प्राप्त किया जाता है, सोना। और कहाँ पे, अनंतपुर से सोना प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया। तांबा, तांबा के बारे में बता चुके हैं, जस्ता, जिंक, अभ्रक, अभ्रक के बारे में बता चुके हैं। तो इन सभी के बारे में हम इसको बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। कावेरी, कृष्णा, सतलज, भागीरथी। तो देखिए कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध परियोजना।
याद कैसे रखेंगे? अरे भैया इधर अर्जुन लगा है, इधर कृष्ण लगे हैं, कृष्ण और अर्जुन को मिला देंगे, हो जाएगा। कावेरी नदी पर बना है मुल्ला पेरियार डैम, पेरियार डैम जिसको जो कहते हैं, ठीक है, जो हमारा केरल राज्य में बना है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है, आप लोग जानते हैं। और भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध बना है, ठीक है। तो बांध वाला क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखें 60 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से, यहाँ दोस्तों 2 बार हो गया, से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह या पत्तन है? तो पूर्वी तट का कौन सा बंदरगाह है आपको ये बताना है। कांडला, विशाखापट्टनम, आगे देखिए करिकल, और इसके बाद पांडिचेरी। तो अब देखा जाए तो हमारे यहाँ देखिए मैप में अगर देखा ऐसे देखिए, ऐसे ये तट आपका कहलाता है पश्चिमी, और ये तट आपका कहलाता है दोस्तों क्या? पूर्वी तट कहलाता है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ जाएंगे। ये तट, एक तट पश्चिमी होता है, एक तट पूर्वी होता है। और पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं बताइए आप लोग? पश्चिमी तट पर आपके 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला राज्य है गुजरात, और दूसरा राज्य आपका कौन सा है बताइए? पहला राज्य गुजरात है, दूसरा राज्य हमारा महाराष्ट्र है, और तीसरा राज्य हमारा है गोवा, चौथा राज्य कर्नाटक, और 5वां राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 5वां राज्य आपका है ये केरल। तो 5 राज्य आपके इधर हैं, ठीक। और 4 राज्य इधर हैं, कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और दोस्तों एक राज्य और आपका बच जाएगा, कौन? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखिए दिया जाएगा, पूछा गया है कि आपको कौन सा मुख्य बंदरगाह पूर्वी तट पर? तो मुख्य बंदरगाह आपका है विशाखापट्टनम, जो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम कहाँ पर है? विशाखापट्टनम दोस्तों आपका है, ये उड़ीसा की राजधानी है विशाखापट्टनम। अब देखिए आगे अगर देखें कांडला, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह आपका है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और देखिए पांडिचेरी, तो पांडिचेरी बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? पांडिचेरी में। तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, बिहार का शोक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी को। तो दामोदर नदी को बिहार का शोक नहीं कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। इसको कहते हैं किसको? बंगाल का शोक कहते हैं किसको? दामोदर नदी को। किसको दोस्तों? बंगाल का शोक। यहाँ इसको समझिएगा थोड़ा सा, देखिए बंगाल नदी को, बंगाल नदी को कहते हैं, सॉरी बंगाल को कहते हैं बिहार का, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, और कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसको कहते हैं? हमारा कोसी नदी को। ब्रह्मपुत्र जानते हैं कहाँ से? चेमयुंग ग्लेशियर जो नेपाल में है, तिब्बत का पठार वहाँ से निकलती है, भारत में हमारा आती है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के से एंट्री करती है और आती है। तो वहाँ पर इसका नाम है, वहाँ पर एक घाटी का निर्माण करती है जिसका नाम दिहांग घाटी है। और ब्रह्मपुत्र नदी में एक हमारा आइलैंड बना है सबसे बड़ा, जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी जानते हैं कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। अच्छा अगर पूछा जाए क्या कि दामोदर नदी किसका शोक है? बिहार पश्चिम बंगाल का शोक है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में एक अगर आपसे पूछा जाए तो सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तो सरिस्का हमारा कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए अगर देखा जाए वो है बिहार के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको। तो बिहार में एक नट नाट्यम डांस है, बहुत फेमस है। आप लोग जानते हैं बिहार में और वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत फेमस है। बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। ये सब चीज़ें बिहार में बराबर की घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ये यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब देखिए गंगा यमुना का जो हमारा संगम होता है कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 10 होंगे, 10 थे पूरे। तो वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर कुछ एरर हो गया हो, कहीं कोई गलती हो गई तो उसको कमेंट जरूर करें, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर हमारे चैनल से अभी तक आपने जुड़े नहीं हो तो जुड़ लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अभी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी, लेकिन आज से वीडियो रेगुलर आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिससे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसी से नहीं हो रहा था। तो आपसे वीडियो अपलोड शुरू हो जाएगा। दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।